नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम शहरों के बारे में बात करते हैं और आज का शहर है लखनऊ। अपने लखनऊ के बारे में हमसे बात कर रहे हैं प्रोफ़ेसर रमेश दीक्षित। रमेश जी लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर रहे हैं। लंबे समय से उन्होंने लखनऊ को देखा है। रमेश जी लखनऊ और देश के सुपरिचित बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। उनको किसी अतिरिक्त परिचय की आवश्यकता नहीं। आइए सुनते हैं कि कैसा है उनका शहर लखनऊ। मैं अमन साहब, मैं बेसिकली एक गँवार और कस्बाई आदमी हूँ। गाँव में पैदा हुआ, वहाँ से कस्बे आया, कस्बे से शहर में आया, शहर से महानगर में गया। तो लखनऊ मेरे लिए तीसरा पड़ाव है। पैदा हुआ मैं लखनऊ से कोई 70 किलोमीटर दूर गाँव, संडला तहसील हरदोई ज़िले में है। फिर गाँव में प्राइमरी तक पढ़ा। छठे दर्जे के बाद मैं कस्बे में आया। वो मेरे लिए बड़ा शहर था। एक निपट गाँव से निकल के जिस कस्बे में आया, जहाँ थाना था, जहाँ की रेलगाड़ी थी, जहाँ पोस्ट ऑफिस था, जहाँ कि इंटर कॉलेज था, मेरे लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी। और मैं अवधी बोलते थे हम लोग घर में। तो उसे बाकी लोग जो ज़्यादातर ख़ास तौर से शहर के जो व्यापारी लोग थे या जो पंजाब से आए हुए पंजाबी थे, वो गाँवरू भाषा कहते थे अवधी को। भोजपुरी के बारे में नहीं कहते हैं। अवधी बोलने के बारे में तुरंत गाँव। तो मुझे अवधी से खड़ी बोली बोलने में 3 महीने लग गए सीखने में। कि जब मैं छठे दर्जे में आया संडीला में, कस्बे में, तो वो लोग चढ़ाते थे कि हमको खड़ी बोली नहीं आती थी, हम तो अवधी बोलते थे। इट टूक 3 मंथ्स टू मी। मेरे लिए वो सोशलाइज़ेशन की एक प्रोसेस थी। मैं गाँव से एक ऐसे कस्बे में आ रहा हूँ, जो मेरे लिए बड़ा शहर था उस वक़्त। जहाँ ट्रेन भी है, जहाँ कॉलेज भी है, जहाँ पुलिस थाना भी है, जहाँ सड़क भी है, पक्की सड़क है हमारे गाँव में। तो गलियाँ होती थीं और मेड़ें होती थीं वहाँ पर भी। घर कच्चा था, बड़े हम ज़मींदार लोग थे हम लोग। वो घर हम लोगों का घर ज़्यादातर हमारे इलाके में, तहसील में कच्चे घर ही होते थे। बड़े घर मगर कच्चे घर। तो स्वाभाविक है, कस्बे में आए, कस्बे में हमारा बड़ा घर था, बना रखा था पिताजी ने। फिर वहाँ से फिर लखनऊ आता हूँ मैं, हाई स्कूल पास करने के बाद। तो 5वीं तक पढ़ता हूँ गाँव में, छठे से हाई स्कूल तक पढ़ता हूँ कस्बे में, और कस्बे के बाद फिर आता हूँ मैं लखनऊ शहर। तो लखनऊ राजधानी थी, लखनऊ का ग्लैमर था, लखनऊ नवाबों का शहर भी, लखनऊ हम लोगों की उम्मीदों का शहर। लखनऊ जाएँगे, पढ़ेंगे, हाई एजुकेशन प्राप्त करेंगे, बड़ी नौकरियों में जाएँगे, कॉम्पिटिशन में बैठेंगे, ये वो करेंगे, तमाम था। तो लखनऊ जब 11वें दर्जे में एडमिशन लेने के लिए लखनऊ में आए, कौन से साल में है? ये बात हो गई जुलाई 62 की। जुलाई 62 की बात है, और ये भी शायद 7 या 8 जुलाई की बात है। वहाँ पर एडमिशन लेने हम आए कॉलेज में। फर्स्ट क्लास था, हाई स्कूल में तो एडमिशन हो जाना था। एडमिशन एक स्टेशन के पास कॉलेज है, उसे तब कहते थे कानकुब्ज कॉलेज। अब शायद वो जनरल डिग्री कॉलेज कहते हैं, जनरल इंटर कॉलेज कहते हैं। तो मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन जो लिया, केकेसी में। और मैं स्वाभाविक है फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, तो मुझे तो वहाँ कॉलेज में हम लोगों ने क्या किया, शुरू में एक एक्सपेरिमेंट किया। लखनऊ आने के बाद हम 3 भाई साथ-साथ पढ़ रहे थे। तो मैं 11वीं में था, मुझसे बड़े भाई बीएससी पार्ट 1 में थे और 2 साल बड़े, और मुझसे बड़े भाई एमए कर रहे थे सोशियोलॉजी में। तो पेरेंट्स ने कोशिश की कि सब साथ-साथ रह सकें। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि घर से गाँव से नौकर लेके आए, अनाज आ जाता था, उसमें किराए का घर लिया। वो एक्सपेरिमेंट महीने भर से ज़्यादा नहीं चल पाया। फिर उसमें हम लोगों ने होटल में, अमीनाबाद में होटल राजा होटल हुआ करता था, गड़बड़झाला के ठीक सामने, उसमें कमरा लिया, तीनों भाई रहने लगे। वो भी एक्सपेरिमेंट चला, मगर वो 4-5 महीने चल पाया। उसके बाद फिर लगा कि हम लोगों को ज़्यादा टाइम चला जाता है, बातों में भी कुछ बन नहीं पा रहा है। और फिर बाज़ार में रह रहे थे, बीच बाज़ार में। तब तक हॉस्टल में कमरा मिला नहीं था। उसके बाद हमको हॉस्टल में, क्यों हॉस्टल मतलब छोटा हॉस्टल था, ज़्यादा कमरे नहीं थे, और डिग्री इंटर दोनों का हॉस्टल था वो। फिर हम लोगों को कमरा मिल गया। मैं मेरे बड़े भाई, वो बीएससी में, मैं इंटरमीडिएट में, हम दोनों को
कानपुर कॉलेज में हॉस्टल था तब, जो बंद हो गया, अब तो उसकी जगह आर्ट्स फैकल्टी हो गई है। तो वो फिर तो पहले ये जो शुरू के 6 महीने थे, जब हम हॉस्टल में नहीं थे, तो शहर से मेरा जो इनकाउंटर था लखनऊ शहर से, कि मैं अमीनाबाद में 5 नंबर की बस जाती थी, जो चारबाग तक जाती थी। उसमें चारबाग तक उस बस में बैठे, श्री राम रोड से, और वहाँ से पैदल टहल गए कॉलेज, ये होता था। तो तमाम लोगों से ना मैं बिल्कुल हर चीज़ को देखता था बड़े गौर से। मेरे लिए हर चीज़ बड़ी चीज़ थी। गाँव कस्बे के बाद में तो शुरू का जो जुलाई का महीना था, वो तो मैं अचकचा कर देखता था। इतनी बड़ी-बड़ी सड़कें, इतना बड़ा स्टेशन, यहाँ पर भी तमाम लोग चले आ रहे हैं। मैं सोचता मैं बाईं तरफ चलूँ या दाहिनी तरफ चलूँ, कैसे चलूँ? सड़क क्रॉस करने में डर लगता था। हालाँकि तब गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं थीं, साइकिलें ज़्यादा थीं, रिक्शे ज़्यादा थे, गाड़ियाँ तो बहुत कम थीं और स्कूटर भी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। मगर ये 62 की जुलाई का वो जो अनुभव था, फिर ये था कि जब लौटते थे हम, बस कई बार पैदल चल देते थे वहाँ से, कॉलेज से। ज़्यादा दूरी था, 6 किलोमीटर रहा होगा। तो आते थे, टहलते हुए अच्छा लगता था। रास्ते में पायनियर अखबार हुआ करता था वहाँ पर भी। तो चूँकि थोड़ा-सा छक्का था, तो स्वतंत्र भारत अखबार निकलता था। वहाँ चले गए, अखबार में छोटी-छोटी तुकबंदी करते थे, वो दे दी अखबार में। हर अखबार देखते थे हर हफ्ते, छपेगी नहीं छपेगी, छप जाती थी, अच्छा लगता था। बाल संघ हुआ था। इस तरह से शहर से मेरा एक दोस्ताना रिश्ता बना कि वो शहर जहाँ मैं आया हूँ, इस इरादे से कि मैं शहर फ़तेह करूँगा, मतलब फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ हाई स्कूल में। और यहाँ पर तो कॉलेज में डिबेट में भी एक्टिव, भाषण प्रतियोगिता होती है डिबेट के अलावा। डिबेट में तो 2 लोग बोलते हैं, डिबेट में भी। एक था लेक्चर देना है केवल, उसमें भी शुरू कर दिया, उसमें भी बोलना। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलेक्शन लड़ना शुरू किया, कॉलेज यूनियन नहीं थी, पार्लियामेंट हुआ करती थी। तो एक बड़ी दुनिया, एक छोटे गाँव की बंद दुनिया, उससे बड़े कस्बे की थोड़ी खुली दुनिया, और फिर भी तमाम तरह के परहेज़, तमाम तरह की बंदिशें, तमाम वो। शहर में आके मैं बिल्कुल आज़ाद था। अब मेरे ऊपर घर की बंदिश नहीं थी। पेरेंट्स दूर थे, वो तो महीने में 1 बार आते थे पिताजी हमारे। वो भी आते थे क्योंकि वकील थे, उनके केस वैसे यहाँ भी लगते थे, आ जाते थे, मिल जाते हॉस्टल में। एक खुलापन था, एक एक आज़ादी का एहसास कि जिसमें आपको तमाम चीज़ें खुद तय करनी हैं शहर में भी। मेरे बताना मैं चूँकि ज़्यादा वास्ता मेरा जो पड़ा, वो नए लखनऊ से पड़ा। फिर कानपुर कॉलेज निकले, यहाँ गए, एपी सेन रोड से आए, लाटकुश रोड से आए, अमीनाबाद से वास्ता पड़ा, कैसरबाग आए और हज़रतगंज, जहाँ की मैंने पहली बार डोसा खाया, मैंने ज़िंदगी में पहली बार। ये नया लखनऊ था। नया लखनऊ पूरा है। ये चारबाग लेकर ये अब ये नया नहीं था, उस वक़्त यही नया लखनऊ था। उस पर लखनऊ था, एक पुराना चौक वाला लखनऊ था, जहाँ पांडेगंज में मेरी बहन रहती थी, रकाबगंज में। तो मेरे लिए वो पुराना था वो, पांडेगंज, रकाबगंज, और ये इसको कहते थे मौलवीगंज, मशकगंज, चौक, नखास, ये पूरा एरिया हो गया। और ये जो एरिया था कि जहाँ ज़्यादा बड़ी चौड़ी सड़कें भी हैं इस इलाके में, बड़ा बाज़ार भी है। ये नया। हाँ, अपेक्षाकृत नया था। और हज़रतगंज तो बिल्कुल मॉडर्न उस तरह का था कि यहाँ पे लगता था कि खो जाएँगे, इतना बड़ा शहर है। तो वहाँ मैंने पहली बार जैसे डोसा खाया, तो डोसा सनीले में हाई स्कूल तो कहीं था ही नहीं, तो डोसा सुना भी पहली बार, इडली खाई भी पहली बार। न्यू इंडिया कॉफ़ी हाउस हुआ करता था, जहाँ वो दुकान हो गई, फर्नीचर की दुकान हो गई थी बीच में। खैर, तो इसलिए मेरे लिए ये था कि मैं ज़्यादा अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे थे हमको, जिनकी जानकारी ज़्यादा थी, उनसे इंटरेक्ट करना, ये था। तो लखनऊ मेरे ऊपर जो साथ जो आया, वो एक ऐसे दोस्त शहर की तरह से आया कि जो मुझे अपने को आगे बढ़ाने का, अपनी समझ का दायरा बढ़ाने का एक मौका मुहैया करा रहा था, उस समय से तक। और बाकी चीज़ें, हर चीज़ जानकारी थी। मैं रिक्शे वालों से बात करके भी अच्छा लगता था। बसें थी यहाँ पर, हमारे यहाँ बसें थी नहीं, रिक्शा तो हमारे यहाँ भी था, संडला में भी था, और बसें तब तक दिल्ली में लखनऊ चलती थीं। और मैं बताया कि ये 5 नंबर बस वो थी, 2 नंबर की बस थी 2A, जो कि चारबाग से हज़रतगंज जाती थी हमारे कॉलेज होते हुए। तो बैठ लिए चले आए, हज़रतगंज चले आए। तो इस ढंग से बस पे चढ़ना, उतरना सिर्फ सीखा। और 15 साल की उम्र थी उस वक़्त, स्वाभाविक है बाहर पड़ जाए। तो वो एक किशोरावस्था में एक कुतूहल था चीज़ों को जानने का, जिसमें फिर लखनऊ के साथ वो जो किस्से जुड़े समाप्ति थे ही। नवाबों के बारे में वो साहब
केले का छिलके से उनको जुकाम हो गया, जूतियाँ नहीं ढूँढ पाए इसलिए ले ना पाए। वो सब मैंने शुरू-शुरू में तो सुनता गया कहानियाँ, मगर मुझे 6 महीने के भीतर जब हॉस्टल में आ गया था, जब मैं 2 भाई साथ-साथ रह गए, 1 भाई वहाँ पर अलग रहने लगे, तब हमको लगा कि ये जो लखनऊ के बारे में एक इमेज लगातार हमें परोसी गई है, जब मैं रहता था कस्बे में या संडीला में, तो यहाँ परोसी जा रही है, ये वाजिब नहीं है। क्योंकि लखनऊ को जब मैंने देखा, तो ये नवाबीन का डिकेडेंस शहर नहीं था, एक वाइब्रेंट शहर था, जिसमें तमाम लोग लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, इंटेलेक्चुअल्स थे। यहाँ पर भी ये बड़ी-बड़ी डिबेट्स हो रही थीं, समाज कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। इस तमाम हमारे कॉलेज में भी तमाम मशहूर राइटर्स आते थे, मशहूर शायर आते थे, कवि आते थे, कवि सम्मेलन होते थे, मुशायरे होते थे। तो मुझे लगा कि ये सब लोग जो हैं, जिस नई दुनिया के बारे में सपना बुन रहे हैं, और ये समझ लीजिए 62 का साल आज़ादी से ज़्यादा दूर का साल नहीं है। तो 15 मुझे साल। लग रहा है कि एक बड़े सपने थे हम लोगों की आँखों में, बड़े ख्वाब थे, और ये ख्वाब हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमें बसाए थे हमारी आँखों में कि आगे बढ़ना है, तरक्की करना है। तुम तरक्की करोगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा। आपकी तरक्की आपके मुल्क की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है, दोनों चीज़ें, ये अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं। तो और लखनऊ बड़ा शहर है प्रदेश का। लखनऊ की पुरानी तहज़ीब रही है। तहज़ीब में क्या है, आप कहते हैं, तुम नहीं कह के बात करेंगे, तमीज़ से बात करेंगे, रिक्शे वाले से भी इस तरीके से बात करेंगे। उजड्डई नहीं होनी चाहिए। उजड्डी मतलब गाँव। तो आप गाँव से निकल के आए हैं, तो लखनऊ शहर में आपको थोड़ा-सा सॉफ़िस्टिकेशन अर्न करना है। तो हमने वो प्रोसेस भी शुरू हुई कि जहाँ हम लोगों ने थोड़ा-सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखते थे। गाँव में गाँव के बड़े आदमी हम लोग थे, किसी कैसे तू तड़ाक करके बात कर देते थे। यहाँ आके लगा नहीं, कंट्रोल करना चाहिए, ज़ुबान पर भी, दिमाग पर भी, बोली पर भी। तो उस तरह से लखनऊ ने समझ दी, चीज़ों को जानने का नज़रिया दिया, और थोड़ा लॉजिकल होने की बात की कि ये समझ लीजिए कि ये जो कहानी सुनाई जाती है कि नवाब साहब उतरे चारबाग के स्टेशन पर, और साहब उन्होंने दिखाने के लिए और शो करने के लिए उन्होंने कहा कि रिक्शा वाले ने पूछा, क्या सामान क्या है? उनका सामान ये मेरा पर्स है, बस ये है सामान। तो इस तरह की जानबूझकर लखनऊ के कुछ लोगों ने लखनऊ को बदनाम करने के लिए लखनऊ के बारे में वो किस्से गढ़े जो लखनऊ को डेकेडेंट शहर बताते थे। हम जब आए लखनऊ में, तो मुझे कहानियाँ सुनने को मिली 1857 की। मुझे खबरें मिली, जानने को मिला मुझे कि लखनऊ के पास में काकोरी जो है, वहाँ तो बड़ा कमाल किया था अशफाकुल्लाह साहब ने, राम साहब बिस्मिल ने बड़ा कमाल किया था। तो हम जब आए, तो हमारे दिमाग में वो लखनऊ को आए नहीं दिमाग में, जो आज तक मैं मानता हूँ कि लखनऊ के लोगों ने अपनी अज्ञान में कहना चाहिए, मैं साजिश नहीं कह सकता हूँ, बेवकूफ़ी में कह सकता हूँ, उन्होंने एक इमेज गढ़ दी, लखनऊ मतलब नवाब साहब, और उसको कई फ़िल्म बनाने वालों ने उसी तरह जोड़ दिया, लखनऊ मतलब नवाब साहब या तवाइफ़ें। तो ये जो लखनऊ था, और मुझे लगा कि लखनऊ में मैं देख रहा था जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं हमारे साथ में, क्लास में पढ़ रहे हैं, वो लड़का, कोई किसी के पिताजी पुलिस में इंस्पेक्टर थे, किसी के पिताजी किराने की दुकान करते थे, किसी के पिताजी ऐसे भी थे बच्चे जिनके पिताजी चपरासी थे किसी सेठ के यहाँ। तो हर तरह के लोग थे। तो हमारा जो कॉलेज था, वो एलीट कॉलेज नहीं था। ऐसे थोड़े ही होंगे ला मार्टिन, सन फ्रांसिस वगैरह वो रहे होंगे। हमारे कॉलेज में इंटर में भी यही था कि हमारा क्लास फेलो है, रिक्शा चलाता था बाद में। एक क्लास फेलो मुहर्रम में, वो उसमें जब जुलूस के वक़्त में गुब्बारे बेचता था। इस तरह तो हमेशा से बहुत आम फैम टाइप। वो था। इसलिए मेरे लिए जो शहर था लखनऊ, वो एलिटिस्ट शहर नहीं था। वो अच्छी आँखों में अच्छे ख्वाब लिए हुए उन तमाम मध्य वर्ग, लो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोगों का वो शहर था कि जहाँ के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का एक सपना अपनी आँखों में बसाए हुए हैं। ऐसा शहर था मुझे भी। और मैंने उन कहानियों पर विश्वास करना बंद कर दिया था जो हम लखनऊ सडनली में सुन के आए थे लखनऊ के बारे में, और नवाब साहब किस्से और तवाइफों के किस्से, ये तमाम डिकेडेंस की हमने मान लिया। और हमने अपने को जोड़ना शुरू किया पढ़े लिखे लोगों की, अदबी लोगों के साथ जुड़ाव शुरू हो गया। उन जगहों पे जाना शुरू किया जहाँ अदबी लोग मिल जाते थे। लखनऊ शहर में उस वक़्त बड़े नाम हुआ करते थे नॉवलिस्ट में, हिंदी में, अमृता नगर, भगवती चरण वर्मा, यशपाल। यशपाल, लीलाचंद जोशी,
एक से एक दिग्गज नाम, बड़े-बड़े नाम हुआ करते थे। पता चलता है कॉफ़ी हाउस बैठते हैं तो वहाँ आप देखिए, एक बेनबोज रेस्टोरेंट था, जहाँ छंगा माल वाली दुकान है, हज़रतगंज कोने पे, वो बेनबोज रेस्टोरेंट था। अच्छा। वहाँ ये लोग बैठते थे ज़्यादातर, ये भगवती बाबू नागर जी ज़्यादातर वहाँ बैठते थे, यशपाल वगैरह। और कॉफ़ी हाउस थोड़ा उससे नीचे माना जाता। कॉफ़ी हाउस ज़्यादा पत्रकार उस जगह। तो हर एक से जानने का, सीखने का मौका, मिलने का मौका ये होता गया उसमें। तो इंटरमीडिएट के वो 2 साल जब मैं हॉस्टल में रहते हुए, तो मुझे ये जानने का एक क्यूरियोसिटी के साथ-साथ में कि लखनऊ क्या है, लखनऊ की तहज़ीब क्या है, लखनऊ के लोग कैसे हैं, और लोगों का मतलब केवल नवाबों से नहीं होता है, उसमें रिक्शे वाला भी है, उसमें छोटी दुकान करने वाला भी है, ये तमाम चीज़ें जानकारी हुई। तो मैंने तो लखनऊ को एक बड़े आइडियल, एक आइकन के रूप में, एक बड़े एक बड़े ख्वाब के रूप में मैंने लखनऊ को देखा कि जो मेरे लिए उम्मीदों का और भविष्य का शहर था मेरे लिए। वो अतीत का शहर नहीं था, भविष्य का शहर था, उसको मैं मान के चल रहा था। और हज़रतगंज में से जुड़ी हुई यादों में ये बात भी दूसरी दौर ये था, यहाँ पर भी अकेला रेस्टोरेंट कपूर्स हुआ करता था, बड़ा होटल लखनऊ शहर का बड़ा होटल था कपूर्स। क्लास का बस तब तक बना नहीं था वहाँ पर भी। मेफेयर सिनेमा था, बढ़िया था। तो लखनऊ फ़ैशन का बाज़ार उस तरह का था, बड़े लोगों का बाज़ार। लखनऊ में हम इसमें ये हज़रतगंज, तो हम लोग हज़रतगंज कोई चीज़ खरीद नहीं सकते थे। जब खरीदना होता था तो अमीनाबाद जाते थे। हिम्मत नहीं पड़ती थी खरीदने की कि दुकान में घुसें कैसे, मतलब इतना महँगा वो है, ये तस्वीर बना हुआ था। तो हम लोगों के लिए था कि ये जो अब यहाँ खरीदारी करते हैं नाम अमीनाबाद है, ये बड़े लोगों का मार्केट है। यहाँ केवल आप कॉफ़ी पी सकते हैं, हद से ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। और जो लोग दिखते हैं, चमकते-दमकते लोग तमाम एक से एक वैसे चिकने-चुपड़े चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, हर तरह के, ये हमारे क्लास के लोग नहीं हैं। कोई भी शहर जो होता है, उसमें एक क्लास होता है, जैसे अमीनाबाद मध्य वर्ग का बाज़ार है। जो शॉपिंग हज़रतगंज में करेगा, वो बड़ा अफ़सर होगा। बड़ी सोसाइटी में ज़मींदारी का तो खात्मा हो चुका था उब तक। कुछ ताल्लुकदार हुआ करते, राजा साहब राजा तो कहे जाते थे, उन लोगों को होता है। तो लगता था ये बाज़ार, हज़रतगंज बाज़ार इनके लिए है, वो हज़रतगंज बाज़ार हमारे लिए नहीं है। हम लोग अपने गाँव के बड़े आदमी थे, ज़मींदार आदमी थे। वो लखनऊ शहर में आके भूल गए थे, इस यहाँ के पूरे माहौल में। इसलिए ये जो नया बाज़ार था, ये बाज़ार उन लोगों का था, जो खर्च कर सकते थे, उसके लिए कमाते थे, बड़े अफ़सरों का, बड़े उस तरह का भी, बड़े अफ़सर शहर के भी, और जो बाहर से आके बसे हैं, उन लोगों को भी। मगर हज़रतगंज उस लखनऊ का हिस्सा नहीं लगता था, जो लखनऊ था। लखनऊ का हिस्सा लगता था, अमीनाबाद गए, आप मौलवीगंज गए, कि चवन्नी में रिक्शा मिलता था 2 सवारी में, तो ये दो आप शेयर कर सकते थे। तो अमीनाबाद के इस कोने में हम वो करते थे, मेरी बहन रहती थी पांडेगंज में, तो रिक्शा पे बैठे, तो हमने चवन्नी नहीं, हाँ, चवन्नी में तय हुआ, तो 2 आने हम देंगे, 2 आना आप लेके बैठ गए, तो 2 सवारी जा रही हैं, चवन्नी में रिक्शा पूरा हो गया, और जाके मौलीगंज वाला जो चौराहा उतर गए, और बाईं तरफ मेरी 10 कदम पे घर था बहन का, वहाँ चले जाते थे। तो ये आसान था। तो कुल मिलाकर हमने जो लखनऊ शहर देखा, वो था लिखने पढ़ने वालों का शहर, मेहनतकश लोगों का शहर, उन लोगों का शहर जो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, उन लोगों का शहर जो आपस में दोस्ती के साथ बर्ताव रखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम वो जो ये जो नया शहर बसा था, उसमें ये जो बड़ी फाँक दिखाई पड़ती थी क्लास वाली, वो हज़रतगंज में थी, बड़े लोगों का वो। तो हम लोग, हाँ, पुराने लखनऊ में जब जाते थे, मैंने कहा पांडेगंज गया, उसके बाद आगे, वो लगता था सनडला है। पुराने लखनऊ में आई यूज्ड टू फ़ील एट होम। मतलब ये मेरा कस्बा है। कस्बे का मतलब क्या होता है? संडीले में हर कोई हर एक को जानता था। तो मुझे लगा पुराने लखनऊ में जहाँ मैं किसी पान की दुकान पे पान खाया, पान का शौक नहीं था, कभी खिला दिया किसी को पान खाया, दोबारा क्यों पहचान लेता था, अच्छा आप हैं, अच्छा आप वहाँ पढ़ते हो। तो मुझे लगा ये शहर है जो एक्सटेंशन है संडीले का, जिसे हम चौक, जिसे नखास, जिसे पांडेगंज कहते हैं, वहाँ पर भी ये लोग अपने लोग हैं जिनके पर भी। भाषा भी लगभग एक हाँ, भाषा भी लगभग बराबर। भाषा भी लगभग बराबर थी, वही अवधी का तेवर, वही उर्दू हिंदी मिली हुई ज़ुबान उस तरह का भी। तो ये इसलिए मैंने कहा कि लखनऊ मुझे हमेशा ही लगता रहा एक ऐसा शहर जिसमें काफ़ी मौके देता है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मुहैया कराता है, जानकारियाँ देता है, ज्ञान देता है मेरे भी, और चीज़ों को समझने का एक दृष्टिकोण देता है। ये इंटरमीडिएट में ही मैंने डेवलप कर लिया था। बीए किया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, सन 66 में पास किया,
लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ने गए वहाँ पर भी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने गए तो स्वाभाविक है कि वहाँ भी हॉस्टल में रहा और बड़ी दुनिया थी। एक ही शहर में एक दुनिया मेरी इंटरमीडिएट तक थी, जो सिमटी हुई थी हज़रतगंज तक मैक्सिमम, इधर चारबाग से, और उधर चौक रखास वगैरह। बियॉन्ड दैट कुछ था भी नहीं। महानगर वगैरह पहले बने, तभी बनने शुरू हुए थे। हाँ, या बन गया होगा थोड़ा बहुत, मगर वो थी नहीं। मगर अपनी दुनिया जो थी वो ज़्यादातर कॉलेज, लाइब्रेरीज़, अब नदुरा लाइब्रेरी है पता चला, वहाँ जाना शुरू किया हम लोगों ने। कई लाइब्रेरीज़ थी उन लोगों से, तो जहाँ कहीं लेक्चर हुआ किसी बड़े आदमी का सुनाई पड़ा फलाने का है, गए, पता चला कि मुशायरा है, फलाने लोग आ रहे हैं, जाते थे। तो एक तरह से लखनऊ ने हमें मौका दिया अपने को सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से अपने को एनरिच करने का, अपने को समृद्ध करने का ये मौका दिया उसने। लखनऊ में जाकर यहाँ भी हमारे टीचर्स थे, कई टीचर्स ऐसे थे जिनकी यादें अभी भी दिमाग में बसी हुई हैं, जिन्होंने भाषा का शऊर दिया, जिन्होंने सिखाया। धवन साहब सेंटर में पढ़ाते थे, साइकोलॉजी पढ़ाते थे। लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक हिंदी पढ़ाते थे, बताते थे कैसे कविता लिखनी चाहिए, सलाहियत करते थे दाते में भी, एडिटिंग करा देते थे, लिखने को एनकरेज करते थे। वही तो मेरे लिए जो लखनऊ था वो अदब का शहर था, ज्ञान का शहर था, जिस शहर में, और मेरे लिए शहर 1857 के हीरो का था। हज़रतगंज हज़रत महल के नाम पर है, बेगम हज़रत महल का तस्वुर होता था। झांसी की रानी के बारे में पढ़ते थे, पढ़ चुके थे कि मेरे हाई स्कूल तक की किताब में कविता थी, खूब बड़ी मर्दानी होती। हज़रत महल के बारे में कविता कोई नहीं थी। मजे की बात, तो मुझे लखनऊ अच्छा लगा, कमाल होना चाहिए भाई, इतनी बहादुर औरत थी। हमारे यहाँ की औरत इतनी काबिल बहादुर औरत है हज़रत महल, उसकी नहीं होती चर्चा भी। उसने तो हराया यहाँ पर, अंग्रेज़ों को हराया। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आनी शुरू हुई कहीं पर। और मुझे बड़ा फ़ख्र था हमेशा ही, जो मैं संडला में भी था, अपनी कंपोज़िट कल्चर पर, कि हमारे यहाँ संडले में भी मिक्स आबादी थी, हिंदू मुसलमान हाँ, आपस लखनऊ में का थे, कैसा आना-जाना था? था हम लोगों का। हमारे पिताजी वकील थे, म्युनिसिपैलिटी के वाइस चेयरमैन रहे 20 साल तक लगातार, फिर चेयरमैन भी रहे। तो उनका हर कम्युनिटी के साथ रिश्ता था। तो हम लोगों ने वो जब भी जो शहर देखा, वो दोस्ती का, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के बीच में समझदारी का, अंडरस्टैंडिंग का था। इस तरह का शहर लखनऊ संडला भी था, वो लखनऊ भी था मेरे लिए। तो इसलिए लखनऊ के बारे में एक ऐसा शहर जो वहाँ काकोरी में बगावत होती है, मतलब क काकोरी में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ ये होता है कि नहट-नंगे धराए जाते हैं। तो मेरे दिमाग में बचपन से ये कहना चाहिए, जो कहानी सुनते थे हम, जिस तरह परिवार हमारा था, पॉलिटिकल समझ वाला परिवार, तो उसमें काकोरी के क्रांतिकारियों के किस्से, ये तमाम कम्युनल हार्मनी के किस्से, दोस्ताना संबंध एक दूसरे के साथ, ये तमाम चीज़ें उसमें कामिल थी। और सन 66 तक मुझे लगता है कि लखनऊ ने मुझे, 4 साल मैं लखनऊ में रहा फिज़िकली। मेरे टीनेजर जो है, मेरी किशोरावस्था है, वो किशोरावस्था मेरी 15 से लेकर 18 साल तक की अवस्था, ये यहाँ पर बीती। मैं 4 साल रहा, फिर मैं एमए करने और शहर में चला गया, जिसके बारे में कहीं और बात करेंगे। इन 4 सालों में मेरा व्यक्तित्व का विकास काफ़ी हुआ, जो मैंने महसूस किया बाद, मगर लिमिटेशंस थी। ये शहर काफ़ी कंज़र्वेटिव था अपनी सोच में, और जो लोग ज़्यादा तरक्की पसंद लोग थे, वो दायरा छोटा था एक तरह से देखा जाए। एक शहर ऐसा था कि जिसमें कई सेंचुरीज़ एक साथ-साथ रह रही हों, जिसमें भी, जिसमें लगता था कि आप अगर पहुँचेंगे पांडेगंज और बिरहाना पहुँचे, तो आप लगा कि आप 15वीं सदी में आ गए हैं पूरी तौर से। सारा वैल्यू सिस्टम वही है, उस तरह वही। और यहाँ अपर कास्ट में तो पैर छूने का बात होता था, तो जिसके पैर छूते चले जाओ सब लोगों के, वहाँ पर भी था। उसी तरह किस्से कहानियाँ थे, अंधविश्वास थे, सुपरस्टिशन था, जो शहर की तरफ नहीं था, इधर इस शहर की तरफ नहीं था। अधगंज जब वहाँ पे दिखाई पड़ता रहा होगा लोगों मन में, बातचीत नहीं होती थी। पर यहाँ तो लगातार कोई न कोई, प्रैक्टिस। हनुमान जी का मंदिर है, ये हो गया, आज कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, या हो रहा है, उर्स हो रहा है। तो ज़्यादातर चीज़ें रिलीजन के इर्द-गिर्द तो थीं, मगर वो अपना-अपना, आपका रिलीजन आपका अपना रिलीजन है, मगर है। और मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, जो लोग छाती पीट रहे हैं, उनको शरबत पिलाने के लिए वो जितने व्यापारी हैं उन्होंने लगा रखा है, पेड़ लगा रखा है। तो मुझे वो एहसास कभी नहीं हुआ कि कोई फ़र्क है हिंदू मुसलमान, उस तरह का नहीं था। ये ताकत थी लखनऊ शहर की, कि ये शहर कम्युनल हार्मनी का शहर था, जिसमें 2 चीज़ें बड़ी कमाल की थी उस वक़्त के लखनऊ में।
उस वक़्त लखनऊ में एक तो बड़े आदमी का आतंक नहीं था कोई भी, हम लोगों नहीं होता था। अच्छा। वो अवध का मिज़ाज है, अरे होंगे अपने घर के होंगे, ठीक है, उसका मकबरा था। तो ये एहसास नहीं था कि किसी बड़े आदमी के नाम का या बड़े आदमी के पद का या ओहदे का कोई दबाव पड़े हमारे ऊपर लगातार। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि सादगी थी बड़े-बड़े लोगों के ज़िंदगी के जीने के तौर तरीकों में, एक ख़ास किस्म की सादगी थी। और जो बड़ी बात थी कि यहाँ पर उतना वेस्टर्नाइज़्ड या पश्चिमी था नंबर वो, ज़्यादा फिजूल खर्ची का माहौल नहीं था। वो किस्से कहानियों में था कि नवाब साहब ने ऐसे पैसे किए, इतने पैसे फेंक दिए, ऐसा था नहीं। लोग पैसा दबा के खर्च करते, कम खर्च करते थे। और एक तो कुल मिलाकर लखनऊ एक मिडिल क्लास टाउन था कि जिसके पास एक उसका अतीत था, पास्ट था, जो बड़ा ग्लोरियस था, जो एक 1857 के हार के बाद एक तरह से वो सबड्यूड हो चुका था, और जो नई आधुनिकता के साथ, नए मूल्यों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। जो व्यक्ति था, सबके दिमाग में ये था कि हमारे 3 पहरे पूरी के हमारे पास इतने बड़े बाग थे, इतनी ज़मीन थी, ज़िम्मेदारियाँ थी, अब हम नहीं हैं। तो एक ख़ास जो कमज़ोरी थी लखनऊ की, जो कमी थी, वो मुझे उन्हीं को लगती थी कि एक दिखावा थोड़ा जो हो गया था कि हर आदमी अपने 3 सात पुश्तों पहले आपके पास जो बड़प्पन था, जो अब नहीं रह गया है, उसे आप अभी भी कहानियों में झूठ के ज़रिए बनाए रखना चाहते हैं। हर आदमी बताएगा कि ये जितने गाँव हैं हमारे हुआ करते थे, सारा वो था, ये खेती-बाड़ी थी, हमारे परबाबा फलाना थे, जो आज कुछ नहीं है, वो 3 पीढ़ी पहले का है। तो वो जो था, उसकी वजह से क्या हो गया कि दिखावापन भी इस तरह दिखावा आया, जो वैसे तो बड़े रिसोर्सेज थे ही नहीं। तो दिखावा ये आ गया लखनऊ वाली कल्चर में भी कि अपने बारे में बढ़ के बातें बताना, झूठ गढ़ना। वो शायद झूठ गढ़ने का था, वो जो 1857 की जो हार थी, उसके बाद जो साइकिल बनी शहर की, उस साइकिल में था कि आप हैं नहीं बड़े, बड़ा अपने को दिखाना है। तो ये मुझे लगा लखनऊ में आज तक उसको मुझे लग रही है कि यहाँ पर ज़ोर होता है अपने को बड़ा दिखाना, बड़ा बनने की जो जद्दोजहद है, वो उतनी नहीं करता आदमी, जितना बड़ा दिखने की कोशिश करना। अपने ख़ास के तरीकों में, उस तरह से भी मैनरिज़्म में ये दिखाना, आप हैं नहीं उतना। तो ये जो है, ये कमी शहर लोगों की शुरू से रही। एक मायने में जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी 4 साल लखनऊ रहने के बाद, इंटरमीडिएट और ये करने के बाद, बीए के बाद, जब दूसरे शहर में गया, छोटे शहर में गया अपेक्षाकृत, यूनिवर्सिटी बड़ी थी, अच्छी थी, तो मुझे लगा कि लखनऊ शहर ने मुझे ये तो दिया, मगर लखनऊ शहर ने मुझे उस वक़्त के लखनऊ ने, सन 66 तक के लखनऊ ने, मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में, सियासत के बारे में, सोशल मैकेनिज़्म के बारे में, सोशल रिलेशनशिप के बारे में एक बेसिक जानकारी मुझे दी। मगर मुझे असली कहना चाहिए जो बड़ा तसव्वुर बना, तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं बाद में गया एमए करने के लिए, कहाँ गए? सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में, मुझे लगा कि वहाँ ज़्यादा खुला एटमॉस्फेयर था यहाँ पर भी। यहाँ पर भी अच्छी बात ये थी कि 2-3 तरह की सोच चली रहे थे। एक नेहरूवियन सोच था, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। एक समाजवादियों की सोच था, डॉक्टर लोहिया बड़े-बड़े नाम हुआ करते थे, जयप्रकाश नारायण बड़े। एक विद्यार्थी परिषद का सोच होता था, आरएसएस का, उसमें भी। उस समय आरएसएस एक्टिव थी संजय हमारे कस्बे में भी। आरएसएस हमारे यहाँ वाजपेयी जी प्रचारक हुआ करते थे संडीला में। मजबूत थी। बहुत ही, हमारा ज़िला तो गढ़ था आरएसएस का। हमारे ज़िले में तो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनसंघ हुआ करता था, उसका एमपी हो गया था, 57 में हो गया था एमपी इनका। 57 में 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी हुई थी। एक आदमी जनरल पे हुआ था कांग्रेस का, और उस पे रिज़र्व हो गया था जनसंघ का। एक एमएलए जनसंघ का हो गया था 57 में, और एक दूसरा एमएलए जो हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी, पीएसपी, वो भी विचारधारा से जनसंघ ही था। तो हमारे यहाँ तो, हमारे ज़िले में हरदोई में तो काफ़ी हुआ करता। तो हमें अच्छी खुशी बात है कि संडीला में ही मुझे, जो मेरे पिताजी, मेरे परिवार ने मुझे सेकुलर जो ट्रीटमेंट दिया था, वो थोड़ा कांग्रेस के थे इस तरह से भी। तो उसका मुझे यहाँ लखनऊ शहर में मुझे, कांग्रेस तो अपनी नहीं थी, पावर में थी, उनके तमाम कारनामे सामने आते थे, मगर मेरा थोड़ा सा लाइकिंग बढ़ी सोशलिस्टों के लिए। का नाम सुनता था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, इन लोगों का तकरीरें सुनने की, प्रभावित हुआ इन बातों से, उस तरह के सोच से। तो मुझे जो सोच, वो जो
वो जो बाँटता था सोच, संघ का इस तरह का भी, उससे मेरी दूरी बनी रही हमेशा ही। बचपन में भी, इंटरमीडिएट में भी और बीए में भी, मुझे इस बात का है। तो मुझे लखनऊ शहर हमेशा ही एक ऐसी सेक्युलर स्कूल में याद आता है कि जहाँ मौके हर तरह से बातचीत होती थी, डायलॉग होता था लोगों के बीच में, डिफरेंसेस होते थे मगर उसमें भी कोई अदावत नहीं होती थी, सिर्फ हो जाता। वो वो माहौल था लखनऊ में कि आपस में डायलॉग हो सकता है, जानते हुए भी अगला आदमी जनसंघ का है या अगला सोशलिस्ट का है, उनके बीच बातचीत होती रहती थी। अब जैसा माहौल नहीं था, कह सकते हैं। उस मामले में मैं जब फिर आता हूँ लखनऊ, एमए के बाद? एमए करने के बाद नहीं, मैं बाहर ही हूँ, पीएचडी करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं नौकरी करने लखनऊ आता हूँ सन 82 में। अच्छा, अच्छा। तो जब उससे पहले मेरा दिल्ली से संपर्क में, दिल्ली रहता हूँ, 16 साल 9 साल दिल्ली रहे मान लीजिए। तो 4 साल लखनऊ, 2 साल सागर, उसके बाद लखनऊ भी दिल्ली रहे लगातार। फिर नौकरी की एक जगह पर 3 साल पढ़ाया छोटे-छोटे शहर में, मुज़फ़्फ़रनगर में, वहाँ रहा, वेस्टर्न यूपी में रहा और फिर लौटता हूँ मैं यहाँ पर 82 से लखनऊ का। तब तक लखनऊ शहर में, 82 वाले शहर में बहुत कुछ पानी भर चुका था गोमती में, कि जिसमें तमाम तरह की आवाज़ें थीं, वो आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। 77 का माहौल दिल्ली में देख ही चुके थे, उसमें भी जिसमें जुड़ा हुआ था, खुद भी जुड़ा हुआ था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में था, जनता पार्टी के साथ रहा, सपोर्ट किया, वो किया भी। तो लखनऊ जब मैं आया तो उससे पहले मैं दिल्ली में जब गया तो मैं मार्क्सवाद के असर में आ चुका था, वो था। तो मैं उसके साथ दिल्ली लौटा जब लखनऊ, तो स्वाभाविक है यहाँ पर मुझे लगा कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। अब मैं दूसरी तरफ था फेंस के, पहले मैं पढ़ रहा था चीज़ों को, अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। उस पढ़ाने के दौर में मेरे पास इतने साल के जो जो 66 में जब छोड़ा था लखनऊ और फिर लौटता हूँ, उसके बीच की तमाम जानकारियाँ हैं। खुद मैंने पढ़ा काफ़ी कुछ, कुछ विदेशों में गया, कुछ घूमा-फिरा, बड़ी मेरे अपने होराइज़न का वो हुआ और फिर मैं उसको, मुझे अच्छे टीचरों ने दिल्ली में दिया, मैं उससे शेयर कर रहा था यहाँ अपने बच्चों के साथ में। तो लखनऊ मेरे लिए तीसरा पड़ाव था मेरी ज़िंदगी के अकादमिक सफ़र का, ज़िंदगी का भी। चौथा दिल्ली सागर था। प्लेट कहाँ गाँव, टंडीला, लखनऊ, सागर, फिर दिल्ली और फिर लौटना लखनऊ। फिर लखनऊ बस के जाके, तो स्वाभाविक है अब मैं लखनऊ बाशिंदा हूँ, मैं वोटर, मेरा वोट यहाँ पर है। अब अब मेरे लिए संडीला एक ख्वाब है पुराना, जो था यहाँ पे। पेरेंट्स हैं नहीं भी, बाकी जो है जाना-आना कम होता है, जो ज़मीन जायदाद थोड़ी बहुत है सब भाइयों के बीच में। अब ये लखनऊ, अब मुझे लगता है कि ये ल कई बार एक मोह होता है छोड़ने का, बेटा दिल्ली है, दिल्ली चला जाऊँगा। मगर मेरा दिल्ली जाने का मन नहीं करता है, कारण क्या होता है? मेरे लिए लखनऊ एक ऐसा शहर है, जो मैंने बताया था आपको, मेरे कस्बे का एक्सटेंशन है। यहाँ लोग मुझे जानते हैं, यहाँ लोग मेरी ऐब जानते हैं, अच्छाइयाँ भी जानते हैं। यहाँ मुझे यकीन है कि अगर मैं बीमार पड़ूँगा, तो अगर घर में हूँ, तब भी 10-15 लोग मिलने आएँगे, अस्पताल में भर्ती हूँ, तब भी लोग सुन के केवल मिलने चले आएँगे। दिल्ली में किसी को फ़िक्र नहीं है। दिल्ली मेरे लिए, तो दिल्ली में रहा अक्टूबर 68 से लेकर और इसका शामिल कर लें पीरियड, जो पढ़ा रहा था मुज़फ़्फ़रनगर में वाला शामिल कर लें, उस इलाके में जो रहा मैं, वो समझ लीजिए 80 तक। मगर वो दिल्ली मेरे लिए अभी अजनबी शहर है। जबकि उस समय की दिल्ली तो काफ़ी छोटी थी, छोटी। वो थी हमने बनते देखा दिल्ली को ना, 68 में 12 खंबा रोड पे हम टहलने जाते थे। अब वहाँ पार नहीं कर सकते, सड़क नहीं क्रॉस कर सकते, है। तो लखनऊ जब लोग आया तो लखनऊ की खूबी यही है कि अब लखनऊ में एक तो, अब लखनऊ में लखनऊ वाले कम हो गए। ये जो लखनऊ है, उस वक़्त लखनऊ में लखनऊ वाले थे और वे लोग आ रहे थे लखनऊ, जो लखनऊ में रहते हुए पढ़ाई के लिए, दवा-दारू के लिए आए हुए थे लगातार। अब वे बस गए लखनऊ में। अब मैं संडीले से आया हुआ एक आदमी नहीं हूँ, जो लखनऊ निहार रहा हूँ वैसे भी। अब मेरा स्टेक हो गया यहाँ, स्टेक होल्डर हूँ मैं लखनऊ में। तो अब यहाँ की हर चीज़ पर, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, हर चीज़ बारे में मैं उसका पार्टी हूँ। उनको असर पड़ेगा उसका मुझे, यही पड़ता है। इसमें आस-पास के ज़िलों के तमाम लोग आ गए। तो वो लखनऊ का वो जो बुनियादी ज़ुबान थी, उसमें फ़र्क आया। अब वो ज़ुबान नहीं रह गई। अब थोड़ा उसमें
अक्खड़पन भी हो गया। वेस्टर्न यूपी के लोग आए तो अक्खड़पन वो हो गया, ईस्टर्न यूपी के आए वहाँ का अक्खड़पन वो हो गया। तो वो जो जिस पर था, जो लखनऊ हमारे लिए अवध का हिस्सा था, जिसके हिस्से संडीला भी था, मेरा गाँव भी था और लखनऊ भी था। अब उसमें और तमाम तरह के असर भी आ गए, भोजपुरी असर भी आ गया, बुंदेलखंडी असर भी आ गया, तो तमाम असर आ गए। एक तरह से लखनऊ प्लुरैलिटी का, डाइवर्सिटी का उस शहर है। अब लखनऊ में पहले 2 तरह की वो थी, एक पुराना लखनऊ, एक उभरता हुआ नया लखनऊ। नया लखनऊ में एलीट वर्ग था, बड़े आईएएस अफ़सर थे, बड़े लोग थे, बड़ी कोठियाँ थीं, पूरा भी इस इलाके में ये सारे जो बाग हुआ करते थे, वहाँ पर भी। एक मध्य वर्ग था, जिसकी ज़िंदगी जो नौकरी पेशा लोग थे, तमाम छोटी नौकरियों में सचिवालय के बाबू थे, मास्टर थे, टीचर थे, वकील थे, ये लोग अब थे। या पुराने ज़माने के लोग पुराने लखनऊ में थे, वहाँ भी 2 क्लासेस साफ-साफ थे, एक बड़ी कोठरियों वाले, एक बेचारे रेहड़ी लगाने वाले। तो ये हर शहर में रहता है, कोई क्लास तो होता नहीं है यहाँ पर भी। मगर वो जो था लखनऊ में, अब भी थोड़ा बहुत बना हुआ है कि आपकी पहचान आपके क्लास से नहीं होती है, आपके अखलाक से होती है। ये अभी भी लखनऊ में है यहाँ पर भी। ये मैंने देखा है हमारे रहते हुए भी। हम तमाम लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था कि जो शायर थे, अच्छे शायर थे, बहुत ही माली हालत अच्छी नहीं थी उनकी, मगर उनमें हुनर था। हुनर का सम्मान लखनऊ में होता रहता था। वो चाहे आप किसी शक्ल में आपने हुनर हासिल किया हो, और लोग आपसे तमीज़ से, शराफ़त से बातचीत करेंगे। सर, ये जो अखलाक का सम्मान आप कह रहे हैं, ये क्या मतलब कह लें ऊपरी तबके का कैरेक्टरिस्टिक था, एलीट वर्ग का कैरेक्टरिस्टिक या नीचे निचले तबकों में भी ऐसा था? मैं बताऊँ, एलीट तबके में तो हमेशा जो अखलाक की बात होती है, कल्चर। या मैं एक एक्सटेंड कर लूँ सवाल को कि जो तहज़ीब है, लखनवी तहज़ीब है, वो क्या किसी एक ख़ास वर्ग की तहज़ीब है? या वो पूरे लखनऊ सारे स्ट्राटाज़ में वो जाती है? वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 चीज़ें हुईं, एक ऊपरी दिखावा होता है शरीफ़ का, शराफ़त का। उस शराफ़त का लबादा उठे रहते हैं आप, तमाम तरह की तहज़ीब का भी, और जिसमें दिखाऊपन ज़्यादा होता है। वो लखनऊ शहर में वो दिखावा उन लोगों को भी ज़रूर था, मैंने बताया ना, कि जो बड़े अफ़सर लोग हो गए, या मगर 66 तक आते-आते जो लखनऊ शहर का जो करना चाहिए, जिसे हम यहाँ का एलीट कहते हैं, वो तो ख़त्म हो चुका था। वही पुराने ज़मींदार ख़त्म हो चुके थे, नवाबियत ख़त्म हो चुकी थी, नए मिडिल क्लास उभर रहा था। पहले मिडिल क्लास 2 तरह का था लखनऊ शहर में। एक मिडिल क्लास था कि पुराने जो बड़े क्लास थे, वो नीचे गिर गए थे, इसलिए वो मिडिल क्लास हो गए। जो पहले अच्छा बड़ा ख़ानदान था, बँट गया कई हिस्सों में, मुफ़्लिसी आ गई। वो एकदम से एलीट परिवार से वो आ गया नीचे एक परिवार में, मिडिल क्लास उसका हिस्सा हो गया। एक उभरता मिडिल क्लास था कि जो नीचे से आया, जो छोटे-छोटे कस्बों से आया, उसने मेहनत करके कमाना शुरू किया। बीए करने के बाद कोई वकील बन गया, कोई पीएचडी करने के बाद कॉम्पिटिशन पास हो गया, मेडिकल में चला गया वो। ये नया उभर रहा था। तो नया उभरता मिडिल क्लास नीचे से आया था, और एक मिडिल क्लास था जो ऊपर से नीचे कम होके आया था। मगर उसकी प्रॉब्लम वही थी कि जो मिडिल क्लास ऊपर से नीचे आया था, जो हालात की वजह से मिडिल क्लास का हिस्सा हो गया था, उसके मन में पुराना वही बसा हुआ था। तो उसने फिर एक ये तमाम तरह के गढ़ लिए अपने लिए, उस तरह की किस्से, कहानियाँ, तमाम चीज़ों का भी ये हो गया। मगर ये था कि पहचान, मैंने कहा लखनऊ शहर ऐसा था कि जिसमें पहचान, ये मैं रिक्शे वाले को तभी देखता था, आज भी देखता हूँ। वो आराम से बैठा हुआ है, फ़िक्र नहीं कर रहा है, आप बस चलेंगे ब नहीं चलेंगे, मैं बैठा हूँ। आप लोग खाली बैठे हो, है नहीं, नहीं मैंने भी आने का। तो वो एक तरह का वो जो अवध का मिजाज था कि जिसमें कोई दबाव नहीं किसी का, कोई किसी से डाँटता नहीं है। लखनऊ शहर में ये मुझे कोई नहीं मिला करने का, आप कहिए अरे वो फलाने वो वहाँ के वो है राजा साहब फलाना, अरे होंगे अपने घर के होंगे। तो ये जो लखनऊ का मिजाज था, एक बगावती तेवर है नहीं कुछ भी हमारे पास में। हम हैं मुफ़्लिस हैं, मगर हमारे पास सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, हमारे पास खुददारी है, और ये खुददारी हम नहीं कर सकते हैं। आप मुझे आप कहोगे तो मैं आप बात करूँगा, आप मुझे तुम कहो मैं तुमको तुम कहूँगा। ये नहीं है कोई रिक्शे वाला या पान की दुकान वाला भी, अगर उससे जब तक आपने आप कह के बात करेंगे, पूरा सम्मान देगा। अगर आपने तुम कहा उसको, तो आपको भी तुम कह देगा वो, बिना फ़िक्र किए हुए कि आप बड़े आईएएस अफ़सर हैं, या राजा साहब हैं, या ज़मींदार हैं, या सेठ जी हैं, फ़िक्र नहीं करेगा वो। जैसा करो बर्ताओ,
ये लखनऊ का मिजाज आज भी अच्छी ताकत है इसकी भी कि वो नहीं होता है। हम बराबरी का एहसास है उसमें यहाँ पर भी। और ये भी बता दूँ, और शहरों की तुलना में यहाँ पर लखनऊ शहर में सो कॉल्ड अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर क्लास, इनके बीच में भी रिश्ते बहुत ही कॉर्डियल दोस्ताना रहे हैं। न केवल हिंदू मुसलमान के बीच में, बल्कि विदिन द कम्युनिटीज़ उनके बीच में भी। मुसलमानों में भी शिया सुन्नी भी अकेजनल झगड़े हो जाएँ, कभी हो जाएँ, मगर इसलिए नहीं होते थे कि वो अशराफ और अज़लाफ के झगड़े हैं, वो मुसलमानों में नहीं होता था। हिंदुओं में भी ये जात के झगड़े नहीं होते थे, अपर कास्ट उसमें भी एक वो था। हालाँकि अच्छी चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता था कि उसमें था कि भई आप कह सकते हैं कि बेचारा दलित बोलते नहीं थे कुछ भी, तो संबंध अच्छे होंगे ही होंगे। अब असर करता अपने आप को, तब परेशानी होती है बाबू साहब को, ये भी बात सही है। तो फिर भी कुल मिलाकर एक था, अंडरस्टैंडिंग थी, ये घरों में ट्रेनिंग थी कि आपको जिसे दलित कहते हैं, वो आपके बोलिए कि घर में कोई आप काम कर रहा है और बुज़ुर्ग है, उसका सम्मान है बुज़ुर्ग का भी। उसे चाचा, ताऊ कुछ न कुछ कहना है, आप बड़े का नाम नहीं लेंगे अपने सामने। ये ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती थी। घर में अगर काम करने वाली आती है, मेहरी है, वो घर पे ही बर्तन साफ़ करने वाली है, चाची ताई है उम्र के हिसाब से, उसे भी आप सम्मान देंगे। तो मेहनत का सम्मान, इसकी गुंजाइश लखनऊ शहर में पूरी थी वहाँ पर भी। और जो मुझे लगता है उसमें थोड़ा फ़र्क ये आया है, अब पैसे का शो ज़्यादा है, डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। अब पैसे की कदर ज़्यादा है हर चीज़ में यहाँ पर भी, तो उसका असर तो लखनऊ शहर में हुआ है। तो वो पुराना सिस्टम टूट गया वहाँ पर भी, कि आप लिहाज़ करते थे कि आदमी की पढ़ा अब पैसा है, ठेकेदार, बड़ी गाड़ी, अब पहचान ये होती है बड़ी गाड़ी की। तो आप किसी के घर जाएँ, दोस्त रिश्तेदार के घर में जाएँ और उस रिश्तेदार के घर पहुँचे आप और रिक्शे पे जाओ घर चले जाएँ, तो उसकी बेइज़्ज़ती हो जाती है, मतलब ये पहले नहीं था, पहले वो सब यही था, हर एक के पास गाड़ियाँ थी नहीं, वो सब था नहीं। तो कुल मिलाकर लखनऊ शहर वाइब्रेंट शहर है अब, ज़्यादा आगे बढ़ने वाला शहर अभी भी। मगर अब प्रॉब्लम क्राइसिस यही हो रही है कि पुराना जो लखनऊ था, जहाँ रवादारी थी, जहाँ एक-दूसरे का लिहाज़ था, जहाँ एक-दूसरे का सम्मान था, यहाँ या जहाँ कंपोज़िट कल्चर है। जहाँ कंपनी कल्चर थी, जहाँ रिश्तों का बेसिस पैसा नहीं होता था, रिश्तों का बेसिस प्यार होता था, मोहब्बत होती थी, एक-दूसरे का बर्ताव, व्यवहार हुआ करता था, एक-दूसरे कंसर्न हुआ करता था एक-दूसरे को। अब वो धीरे-धीरे कम हो रहा है वहाँ पर भी। शायद इसकी वजह भी है कि जो कंज़्यूमरिज़्म आया है, उपभोक्तावाद आता है, हर आदमी के पास इतने साधन ही नहीं हैं। 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर हम किसी के यहाँ जाएँ, कैसे जाएँ वहाँ पर भी। 50 चीज़ें हो गई हैं जिसमें। तो थोड़ा-सा ये भी हो गया है, थोड़ा आदमी बिज़ी हो गया है, ज़्यादा पैसा कमाना है बाप को, ज़रूरतें बढ़ गई हैं। पहले हम लोगों के घरों में तख़्त होता था, गाँव तकिया लगा होता था तख़्त पे भी, 4 कुर्सियाँ ड्राइंग रूम पड़ी होती थी, बड़े आदमी कहे जाते थे वो। अब ये है कि ड्राइंग रूम में ही इतना पैसा खर्च जाता है, जितने में आदमी का अपना घर छोटे जगह में घर होता है। तो तमाम चीज़ें, तो इस कंज़्यूमरिज़्म ने जो हमला किया है, वो तमाम रिश्ते उसकी लपेट में आ गए हैं। उस लपेट में आने से अच्छा सर, 92 का लखनऊ, बाबरी के बाद का लखनऊ। हाँ, तो बता रहा हूँ। तो मैं जब दोबारा लौट के आता हूँ एक टीचर होके, तो अच्छा माहौल है। 81-82 में आते हैं, ये कांग्रेस पार्टी दोबारा लौट आती है, जनता पार्टी हार चुकी होती है 80 में, इंदिरा गांधी दोबारा लौटती हैं। ये माहौल जब तक चल रहा होता है, जहाँ मैं लखनऊ आता हूँ, तो लखनऊ में पीस है, उल्टी है तमाम। मगर यही दौर वो भी है कि जब ये नया खेल शुरू हो जाता है, मंदिर मस्जिद बातें शुरू हो जाती हैं। ये कोशिश तो इनकी चली आ रही तब से ही, आज़ादी के बाद से चल रहा है, 49 से चल रहा है सिलसिला। 80 के दशक में 77 की सरकार बन चुकी होती है, जिसमें जनसंघ एक घटक है, कांस्टिट्यूएंट यूनिट है उसकी, जनता पार्टी का, पावर में आ चुके होते हैं। यूपी में एसवीडी के ज़रिए सिस्टम पावर में आ चुके होते हैं जनसंघ। ये पावर में आने के बाद से इनको लगा पावर में आने का तरीका है, ये डिवाइड करने वाला तरीका है। मंदिर कौन जाता है, मस्जिद कौन जाता है, तमाम मंदिर मस्जिद जाते होंगे वो, मंदिर में जाता हूँ, हिंदुओं में मंदिर जाना कोई मैंडेटरी नहीं है कहीं पर भी। और तमाम मंदिर खाली पड़े, आप जो देखते होंगे निकलते हैं, सुनसान पड़े हैं, कोई पूजा वूजा करने नहीं जाता वहाँ पर भी। मगर वो इशू था पॉलिटिकल इशू। तो हमारे यहाँ रिलीजन का पॉलिटिकल इस्तेमाल, धर्म का नहीं है। जितने लोग इकट्ठे थे, मस्जिद तोड़ रहे थे, वो सब लफंगे थे, सब लफंगे थे, किसी को कोई मतलब नहीं था पूजा पाठ से। वो आदमी मस्जिद तोड़ने के बाद उनमें से कोई भी कभी मंदिर नहीं गया होगा, वो केवल ही काम था उनका। इसलिए वो चीज़ सरेआम हुई और लखनऊ ने उस चीज़ को मुखालफत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। तो वो बदलते मिजाज का वो था, संकेत था अच्छा, अच्छा। कि लखनऊ शहर अब वो
वो पहले मुमकिन नहीं था इस लखनऊ शहर में, मेरी किशोरावस्था के दिनों में बताया, सन 4 साल 62 से और 66 तक, कि आप मैं जा रहा हूँ सड़क पर और कोई किसी लड़की पर फ़िक्र करे तो बिना उसको हम उस लड़के को कुछ कह ज़रूर देंगे हम। ये था मिज़ाज, वो हिम्मत थी कह सकना, और ये शायद ये यकीन था कि लड़का उलट जवाब नहीं देगा, लिहाज़ कर जाएगा। वो सब ख़त्म हो गया धीरे से, वो आना ख़त्म हो गया। तो इसमें ये थोड़ा और बताइए, मुखालफ़त नहीं की, क्या-क्या नहीं किया? क्या-क्या किया? मुझे लगता है कि देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात ये हो गया कि 80 के बाद की 80 के दशक में, क्योंकि अपने पूरे ज़ोर-शोर के साथ कहना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो 80 में बन चुकी थी और जो उसको ऐसे कह रहे हैं कि हालात बदलने शुरू हो गए इंदिरा गांधी के न रहने के बाद 84 में वहाँ पर भी। तो 84 में पहली बार हिंदुस्तान में ही नहीं, हर शहर में हो गया कि आपने एक दुश्मन मान लिया सिखों को, सिखिस्तान में भी। इस तरह जो बहुत छोटे-छोटे शहरों में भी हुआ। हर जगह वो जो खून लग गया मजाठी कम्युनिटी को। क्या आपने मजाठी कम्युनिटी के दाँत पहने हो गए, उन्होंने सिखों पर पहला हमला किया, सिखों पर भी। हो गया हम बेहतर हैं, हम वो हैं, आप दबा ले गए उनको। फिर वो मुसलमानों पे आया, फिर कई शहरों में क्रिश्चियंस पे आया, यहाँ तो नहीं आया था उतना मतलब। तो कुल मिलाकर 80 के बाद का जो दौर है, पूरे हिंदुस्तान में मजॉरिटेरियनिज़्म के उभार का है दौर, बहुसंख्यकवाद के उभार का दौर है। गुप्त-छुपे बातें शुरू हो गई थी इस तरह की भी, हमारा देश है बे, ये सिखिस्तान बना लेंगे, क्या करेंगे वक़्त भी। साथ-साथ में बात ये भी हुई कि यही वो दौर है कि जबकि प्रॉस्पेरिटी खूब आती है हिंदुस्तान में। 80 के बाद का जो हिंदुस्तान है, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, उसमें भी एशियन एशियन गेम्स के बाद में और 82 के। 82 का जो होता है, उसके बाद से डेवलपमेंट होता है, पैसा खूब आना शुरू होता है, डेवलपमेंट के लिए पैसा बाहर के मुल्कों से आना शुरू होता है। उसको लेकर फिर वो जो पैसा बाहर आना शुरू होता है और शहरों में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू होती है, उसको लेकर भी काफ़ी हो जाता है कि स्टेट के पास पैसा है, पहले था ही नहीं। एमएलए चलता था साइकिल पर, मिनिस्टर चलते थे स्कूटर पर। तो इसलिए वो सब जो इतना ये पैसा आना शुरू हुआ सोसाइटी में, उसको लेकर फिर लोगों की बेईमानियाँ भी शुरू हो गई, फिर करप्शन शुरू हो गया, तमाम चीज़ें जुड़ती गईं उसके साथ-साथ में भी। और लखनऊ उसका हिस्सा ही था, भाई जो हिंदुस्तान में हो रहा था, लखनऊ उसके बाहर थोड़ी था वहाँ पर भी। इसलिए वो जो पूरा जिस बात पे हम कहते थे हम फ़िदाए लखनऊ, लखनऊ हम पर फ़िदा, यही था कि हम आराम से हज़रतगंज में ₹1 जेब में है, कौन जानता मेरी जेब में ₹1 है। हम बड़ी-बड़ी बातें कर सकते थे वहाँ पर भी और बड़े-बड़े आदमी बन जाते थे वहाँ पर भी। और अब एक्सपोज़र हो गया, अब संभव नहीं है, अब ब्लेटेंट हैं, अब आप छुपा नहीं सकते अपनी मुफलिसी को, सब चीज़ सामने है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है, फिर भी लखनऊ अभी भी उस मामले में बड़ा शहर नहीं है, जिस मामले में जो बड़ा शहर होता है जहाँ लोगों के रिश्ते ज़्यादा मैकेनिकल हो जाते हैं आपस में, अभी भी लखनऊ में बड़ा कस्बा मान लीजिए कि जहाँ अभी भी अगर पता चलता है किसी को जो रह रहा है, जो नया बसा है शहर त्रिवेणी नगर वगैरह, लो मिडिल क्लास का शहर जो बसा है, जो आस-पास गाँव से लोग आए हैं, सीतापुर से, लखीमपुर से, हरदोई से, यहाँ से आए हैं। वो लोग भी अगर मुझे पता चले कि मैं बीमार हूँ तो यहाँ मिलने आ जाएँगे या मैं वहाँ जाऊँगा, ये संपर्क बना रहेगा वहाँ पर भी। ये है जो दिल्ली में नहीं रह गया अब या बेंगलोर में नहीं है अब, वो यहाँ बचा हुआ है। तो वो तो मैं मानता हूँ कि अभी भी कुल मिलाकर लखनऊ एक भाईचारे वाला, दोस्ताना मिज़ाज वाला ये शहर है, जो इम्पोज़ नहीं करता अपने आप को। आप हर जेब में जितनी औकात है जेब की, उस औकात से आप खाना खा सकते हो, उस औकात से आप जा सकते हो। हर तरह के रेस्टोरेंट हैं, बड़े रेस्टोरेंट भी आप हम मुझे पता ही नहीं है। ये लखनऊ शहर में 5 स्टार कितने खुल गए हैं। मैं तो 2-4 बार गया हूँ, ले गया हो कोई खुद अपने पैसे से, तो ताज जाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। जबकि मैं पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, 36 साल नहीं पढ़ता, मेरी बीवी काम करती रहती। हम नहीं सोच पाते हैं वो, जब तक कोई और न ले जाए। खुद बिल देना हो हिम्मत नहीं पड़ती हमारी। तो ये सब तरीके हैं। उसके बावजूद ये है कि लखनऊ शहर में वो आतंक नहीं है कम्युनिज़्म का जो दिल्ली में है। तो दिल्ली मैंने देखा तो वहाँ रिलेशंस इतने इम्पर्सनल हो चुके हैं दिल्ली में, वो यहाँ नहीं है। अभी भी वार्मथ है, गर्मजोशी है, अभी भी एक-दूसरे को मिलने की ख्वाहिश होती है। अभी मन करता है हम लोग कॉफ़ी हाउस जाके बैठें या यहाँ मिलें या किसी ढाबे पे बैठ चाय पी लें। अभी भी हम जाते हैं हिंद संस्थान के बगल में स्टेडियम के पास में,
वो ढाबा है, वहाँ पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, अच्छा लगता है वहाँ पर भी। ये गुंजाइश है। तो लखनऊ अभी भी बीच का शहर, दरमियाना शहर है कि जिसमें एलीट तबके का कोई आतंक नहीं होते से भी, वो क्या दुनिया अलग है। कम्युनल हार्मनी में भी वो कम्युनल हार्मनी दोस्ताना भी कंपेयर टू अदर प्लेसेस, मेरा मानना है अभी भी और बड़े शहरों की तुलना में, बनारस, इलाहाबाद इन सब उनकी तुलना में लखनऊ में अभी भी ज़्यादा सलाहियत है, ज़्यादा दोस्ताना रिश्ता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या रहेगी? रहेगी ये क्या? भरोसा कुछ नहीं है, इस पर मुझे यकीन नहीं कि रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। क्योंकि लगातार होता क्या है कि पिछले भी लखनऊ शहर तो जनसंघ के पास है, बीजेपी के पास है। वाजपेयी जी एमपी होते रहे, राजनाथ सिंह हो गए, लालजी टंडन थे। कल्याण सिंह तो जब उनकी एक फ़लसफ़ा है, इन लोगों का फ़लसफ़ा है, अगर दोस्तियाँ रहेंगी हिंदू मुसलमान में, दुकान बंद हो जाएगी उनकी। इसलिए उसके बावजूद लखनऊ शहर में अभी भी टंडन जी मरहूम हो गए, वो टंडन जी की दोस्ती थी मुसलमान परिवारों से, आना-जाना था। फ़लसफ़ा जो भी हो, मगर एक रिश्ता बना हुआ था। क्योंकि इलाका वही था, इलाका उनके वही था, बीच में रहते थे। वही इलाका था इसलिए। हालाँकि वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, मगर अभी भी औरों शहरों की तुलना में लखनऊ में मिलावट है, मिल मिला मिल 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 मिलना-जुलना है, एक कंसर्न है लोगों के बीच में और अभी भी आँखों का लिहाज़ है, शर्म है लखनऊ शहर की। ये बड़ी चीज़ है लखनऊ शहर में कि आम आम अगर आप कट्टर भी आप सांप्रदायिक आदमी कोई है हिंदू, मगर उसके मोहल्ले का कोई मुसलमान बुज़ुर्ग अगर है, तो इतनी आसानी से वो उसके सामने गाली-गलौज नहीं करेगा। वो थोड़ा-सा वो बना हुआ है, यही लखनऊ की ताकत है, उतना ही। कि अभी भी इतना लिहाज़ बचा हुआ है, आँखों की हया शर्म बची हुई है, उतना ही। मगर तेज़ जिस रफ़्तार से ये कम्युनल वो बढ़ रहा है ज़हर, कि लग रहा है कि भई कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं इसलिए बहुत ही भविष्य के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी। भविष्य के लिए तो ये है कि अगर ये लोग, ये जो पार्टी हुकूमत में है, जिन्होंने ज़हर फैलाया है, अगर ये हार जाते हैं, माहौल बदल जाएगा वहाँ पर भी। ये तो लगातार हो रहा है, टीवी पे ही देख रहे हैं आप, सुबह शाम तक टीवी पर, सुबह शाम तक बताया जा रहा है कि आपके दुश्मन हैं। मतलब मैंने ज़िक्र किया था कि एशियाड के बाद से इफ़रात पैसा आना शुरू हुआ, विकास के नाम पर, दुनिया भर से, चंदे के नाम पर, वर्ल्ड बैंक से, यहाँ से, वहाँ से। उसको उसके बाद से दुनिया के हर मुल्क की सोसाइटी में और सियासत में क्वालिटेटिव फ़र्क आने शुरू हो गए कि जिसमें पैसा ज़्यादा था, पहले से पास ज़्यादा थी और उसको लेकर कभी पॉलिटिकल क्लास, कभी ब्यूरोक्रेटिक क्लास, उन सब में उस पैसे का जो असर आना शुरू हुआ, करप्शन उसका इशू बन गया, तमाम चीज़ें होती गई। उसके साथ-साथ जो चीज़ जुड़ गई, पहली बार खुलकर मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट्स के साथ में मैंने कहा कि समाज में भी और स्टेट में भी रुझान दिखाई पड़ने लग गया है। जिसका पहला 84 में हुआ रिफ्लेक्शन, तो एंटी सिख राइट्स हुए वहाँ पर भी प्रधानमंत्री बनने के बाद। और एक बार जो खून लग गया, तो मेजॉरिटेरियनिज़्म पे हर एक के खिलाफ आना शुरू हो गया वहाँ पर। 90 के दशक तक पहुँचते-पहुँचते राजीव गांधी जी का एक पीरियड है, जिस पीरियड में 2-3 घटनाएँ हो जाती हैं, जिनके बहुत ही लॉन्ग टर्म कहना चाहिए असर भी हैं। इसलिए हालाँकि मैं तो उस वक़्त जुड़ा हुआ था इससे भी, मगर वो ताला जो नेहरू ने खुलवाया, बंद करा दिया था बाबरी मस्जिद में, जिसको इंदिरा गांधी ने नहीं खुलवाया, जो ज़्यादा समझदार महिला थीं, बैठे-बैठाए उसको पड़ गए। और वो जो मशहूर रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कराया उन्होंने, शाहबानो वाला केस हुआ, तो एक के बाद एक गलतियाँ होती गई। वो गलतियाँ नहीं हुई, अब मैं सोचता हूँ जब पीछे की तरफ, गलतियाँ नहीं हुई। बाकायदा 80 के दशक तक आते-आते कांग्रेस पार्टी के ऊपर वे तमाम लोग काबिज़ होते चले जा रहे थे, जिनके रिश्ते संघ परिवार के साथ दोस्ताना थे। अरुण नेहरू का अचानक इतना राइज़ ऐसे थोड़ी हो गया वहाँ पर भी। सलाहकार अरुण नेहरू थे इन बातों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। ये भी केवल एक चांस नहीं है कि सरकार बन गई, वीपी सिंह करप्शन के खिलाफ खड़े हो गए आके, और फिर जब सरकार बनाई, कैसे बनाई? एक पैर लेफ्ट के और एक पैर जनसंघ के ऊपर, यही तो बना। कंसेशन दिया गया कि भई हम आपको पीएम तब बनाएँगे, हमें नहीं बना हुकूमत में, हम तो केवल अपना प्रचार-वचार करते रहेंगे। अडवाणी की रथ यात्रा वाज़ पार्ट ऑफ दिस डील। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से लगातार वो जो सरेंडर किया लोगों ने,
अपनी पर्सनल एम्बिशंस के लिए लोगों ने सरेंडर करना शुरू किया मेजॉरिटेरियन कम्युनिज़्म के सामने, उसका हश्र होता गया। और 92 में जो हुआ, वो उसका वो था ब्लैटेंट, होना ही होना था। भई आपने जब कोई ट्रेन रुकी नहीं, वो ट्रेन चली आ रही कन्याकुमारी से, ट्रेन चली आ रही कलकत्ता से, ट्रेन चली आ रही किसी इलाके से भी, और आपने रास्ते में रोका नहीं। अब इतनी जब इकट्ठे हो जाएँगे लोग, तो मस्जिद तो शहीद होनी थी। मगर सवाल ये है, उसके बाद जो हुआ, एक भी आदमी सज़ा नहीं हुई, हुआ ही नहीं। मस्जिद अपने आप ढह गई थी। यही तो आया ना फैसला। फैसला आया कोर्ट का कि किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। न उमा भारती की, जो नाच रही थी, कूद रही थी, न मुरली मनोहर जोशी की, न किसी की मदद से। वो अपने आप, तो जब सुप्रीम आपके हाईएस्ट कोर्ट ने कह दिया, इतना बड़ा हादसा तो अपने आप हो गया था, क्योंकि इसका जब ओनर है ही नहीं। अगर अगर किसी ने गिराई होती, बता रहे कि फलाँ ने गिराई। तो कुल मिलाकर वो एक तरह का सरेंडर था, न केवल स्टेट का, सोसाइटी का। सोसाइटी ने और स्टेट ने बहुसंख्यकवाद के आगे अपने घुटने टेक दिए, और जिसको लेकर एक माहौल बिल्कुल बदलना शुरू हो गया। मुल्क भर में हुआ, लखनऊ में भी उसकी छाप पड़नी स्वाभाविक थी। बदकिस्मती क्या थी कि लखनऊ सेंटर हो गया इस बात का, राजधानी है यूपी की। यूपी में अयोध्या भी है, यूपी में मथुरा भी है, यूपी में वाराणसी का भी है। तो सारे देवी देवता जितने भी हैं, उन सबका वो होता है। तो किसी भी पार्टी या संगठन के लिए बहुसंख्यकवाद को उभारना आसान हो जाता है, उसका सहारा लेना अचानक ही। आप अवध के इलाके में बात करेंगे तो राम के नाम पे हो जाएगा, आप ब्रज के इलाके में बात करेंगे कृष्ण के नाम पे हो जाएगा, और आप बनारस में जाएंगे शंकर जी के नाम पे हो जाएगा। तो एक तरह के बहुसंख्यकवाद को संगठित कर पाना आसान हो गया इस इलाके में भी, जो पहले होती नहीं थी, चर्चा नहीं होती थी, लोग इस तरह सोचते नहीं थे। पहले बड़े मुद्दे होते सोचने के बारे में, कि जिसमें था तरक्की होनी है, विकास होना है, एजुकेशन के बारे में होना है, अस्पताल होना है। लखनऊ की पहचान थी कि सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है, पुराना किंग्स और मेडिकल कॉलेज जो है, हिंदुस्तान के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में है। यूनिवर्सिटियाँ जैसी बननी शुरू हुई, 1921 की लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बनी हुई है। अब वो मुद्दे बाहर हो गए। अब एजुकेशन के इदारे, अब और स्वास्थ्य के इदारे वो बाहर हो गए। अब केवल डिस्कोर्स हो गया, रिलीजन का डिस्कोर्स बन गया। मंदिर और कितने बने, भव्य मंदिर की बात होगी। तो ये जो यात्रा है लखनऊ शहर की, कि कहाँ तो एक प्रॉमिस था, तालीम के इदारों की बात होती, अस्पतालों की बात हो रही थी, सड़कों की बात हो रही थी, नए नए स्कूल कॉलेज खुलेंगे, डिग्री कॉलेज बढ़ जाएंगे। अब एक नया डिस्कोर्स हो गया, केवल मंदिर। अब वो है ही नहीं, जैसे हर आदमी केवल चौबीसों घंटे पूजा पाठ करता रहेगा, काम नहीं करना है। तो ये जो क्वालिटेटिव फ़र्क आया है पूरे मुल्क के मिजाज में, उसमें लखनऊ भी उसका अछूता नहीं है, उसका पूरा हिस्सा उसमें शामिल हो रहा है। तो 90 के बाद बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद, वो केवल बाबरी मस्जिद का ढह जाना नहीं था, वो हिंदुस्तान के संविधान का भी एक तरह से थोड़ा-सा डाइल्यूट हो जाना था। उस इस इंडियन स्टेट का मेजॉरिटेरियन होते जाना था, अदालतों का मेजॉरिटेरियन होते जाना था। तो वो जो मेजॉरिटेरियन हनक दिखाई पड़ी जाने के बाद, हम ये कर सकते हैं, हम भीड़ हैं, हम बहुमत के लोग हैं, हम आबादी में ज़्यादा हैं, हमें हक है। तो ये जो भीड़ को पूरी पावर दे दी गई, उसका उसकी उसका उसका रिफ्लेक्शन हर संस्था पे आ गया, कोर्ट पर भी आया, उसका उसका भी उसका सरकार पे भी आया, सरकार पे भी आया। और फिर एक नई चीज़ हो गई शुरू, पूरे देश में हुआ, यहाँ भी ज़्यादा हुआ, बाहुबली, माफिया। पॉलिटिक्स में कौन आएगा? इतना खर्चीला हो गया कि जिसके पास पैसा आएगा, पैसा ईमानदारी पैसा कौन खर्च कर पाएगा? ज़्यादा पैसा होगा जिसके पास में। वो ठेकेदारियाँ शुरू हो गई, वो गैंगवार शुरू हो जाएँगी, वो सब चीज़ें हो गई। तो एक तरह की वो जो डिकेडेंस आती गई हर वॉक ऑफ लाइफ में, वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो पहले जो इज़्ज़त होती थी राइटर्स की होती थी, संगीतकारों की होती थी, इज़्ज़त होती थी, पेंटर्स उनके नाम जानते थे हम लोग, नई पीढ़ी नहीं जानती, उसे जानने ही नहीं बातों को। नई पीढ़ी के हीरो और हैं, हर तरह के लोग हैं, माफिया के लोग हैं, कुछ हीरो हैं, ये तमाम बड़े-बड़े नाम तो सुनाई पड़ते हैं, कम्युनल पार्टीज़ बड़े लोग। तो ये एक नया कहाँ तो हम लोग उस दौर में याद करते थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम याद करते थे, उनके नाम पर अंताक्षरी करते थे, उनके नाम को लेके हम लोग बहस करते थे। अब वो कोर्स के बाहर हो गए। अब नए सिरे से आ गया है कि ये तमाम हीरो हो गए हैं, जो जितना ज़्यादा गाली-गलौज कर सकता हो, जितना कर सकता हो। तो ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन हर शहर के मिजाज में आया है, और उसका लखनऊ भी मैंने कहा कि उसी तरह का सा है।
वो फिर पहनाता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ, उसके सब कहने के बावजूद मैं कह रहा हूँ, मगर लखनऊ अभी भी एक संभावना है जो कहते हैं, इस अर्थ में कि मैंने कहा कि डिस्पाइट एवरीथिंग, सारी डिपेंडेंस के बावजूद, सारे मेजॉरिटेरिज्म के बावजूद, सारा कहना चाहिए कम्युनल पोलराइजेशन के बावजूद, यहाँ पर कंपेयर टू अदर टाउन्स ऑफ द स्टेट और मुल्क के, यहाँ पर अभी भी ज़्यादा गुंजाइश है हार्मनी की। अगर हम ठीक से मुझे लगता है ये जो लखनऊ के मिजाज में हार्मनी रही है, उसी का वो असर है कि उतनी चीज़ें उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बिगड़ पा रही हैं, जितना और जगह बिगड़ी हैं। आप बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद भी गुजरात में जो मुमकिन हुआ, ये मुमकिन नहीं हो सकता लखनऊ में, ये मुझे पूरा यकीन है। मुझे लखनऊ की ताकत में यकीन है यहाँ पर भी, ये मुमकिन नहीं है। अहमदाबाद में या और गुजरात के शहरों में जिस तरह से नंगा-नाच हुआ है, मेजॉरिटेरियन उस तरह का भी, उसकी गुंजाइश लखनऊ में नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लें वो लोग, वो नहीं कर सकते। वो लखनऊ की ताकत है यहाँ पे कर पाता है, वहाँ पे भी नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आपने इतना समय दिया।